अगर आप कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका स्टोरी वोकल में, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। यहां मिलेंगी आपको रहस्यमयी रोमांचक कहानियां, जोश से भरी थ्रिलर सीरीज और ऐसे पात्र जो आपकी यादों में बस जाएंगे। और हाँ, हमारी आने वाली कहानियां और सीरीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो इस जादुई सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दोस्त एपिसोड सुन लेते, पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे एक ही बात कहनी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अभी तक एक भी वीडियो 1000 लाइक तक नहीं पहुंची है यार। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लाइक कर दो। और कहानी से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव अपडेट, बिहाइंड द सीन और प्री रिलीज एपिसोड्स के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हम सुन रहे हैं हमारे पहले सुपर योद्धा ध्रुव शौर्य की कहानी। यह कहानी है ध्रुव शौर्य की, जो शक्तिदेव बनने के बाद अपने जीवन की अगली यात्रा पर निकलता है। दोस्तों, हम इस सीरीज का नाम रख रहे हैं ध्रुव शौर्य की कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, इस समय शक्तिदेवों का समूह चंद्रू और बाकी लोगों से भी ज्यादा हैरान था। वे जिस नजर से ध्रुव को देख रहे थे, मानो किसी राक्षस को देख रहे हों। ध्रुव का दाहिना हाथ खाली जगह में पहले ही एक सुनहरे गरुड़ हाथ में बदल चुका था। गोरिल्ला कांच का शरीर और प्राचीन गरुड़ कवच ध्रुव के हाथों में पूर्णता के शिखर पर पहुंच गए थे। वह उन्हें आजादी से नियंत्रित कर सकता था। उसके मन में एक विचार आया कि वह उन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकेगा। इस समय ध्रुव का गरुड़ हाथ उसके सिर के ऊपर लगे विशाल ब्लेड को कसकर नियंत्रित कर रहा था। सच कहूं तो ध्रुव ने सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया था, दुनिया में हर चीज को काटने में सक्षम चौंकाने वाले ब्लेड को ध्रुव की 2 उंगलियों ने सहजता से रोक दिया। शून्य बिजली जानवर के बिजली शक्ति का अनुभव करने के बाद ध्रुव का भौतिक शरीर एक बार फिर इस छोटे से महीने के भीतर बढ़ गया था। सिर्फ अपने भौतिक शरीर, गोरिल्ला कांच के शरीर और प्राचीन गरुड़ कवच के साथ राजन की ताकत अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। ध्रुव की नजर में वर्तमान राजन किसी चींटी से अलग नहीं था। इस पल राजन पर मानो बर्फ के पानी की बाल्टी छिड़क दी गई हो। वह तुरंत होश में आ गया। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव की ताकत वाकई इतनी जबरदस्त होगी। जिस तकनीक पर उसे इतना गर्व था, वह वास्तव में उसके सामने ध्रुव की 2 उंगलियों के बराबर भी नहीं थी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुकेश मुझसे बमुश्किल ही लड़ पाते, क्योंकि उनकी ताकत ऊपरी तौर पर मेरी जैसी ही थी। लेकिन तुम किस आधार पर, उस बूढ़े आदमी के आधार पर, तुम वाकई मूर्ख हो, चूंकि तुम इतने जिद्दी हो। मुझे हकीम एसोसिएशन के लिए एक संकट से छुटकारा पाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए ध्रुव की आवाज आने से पहले ही राजन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। उसने अपने दिल के डर को बलपूर्वक सहा और ध्रुव पर गरजा, चिंता मत करो ध्रुव, तुम क्या करना चाहते हो? मैं हकीम एसोसिएशन का प्रमुख हकीम हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मार देते हो, तो यह हकीम एसोसिएशन का दुश्मन बनने के बराबर है। उस समय इतना कहने के बाद भी तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें मार डालूं। अगर तुम मौत से डरते हो तो डरो। तुम्हारे पास इतने सारे कारण क्यों हैं? तुम सचमुच बहुत शोर मचा रहे हो। उसकी आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि ध्रुव की आंखों में अचानक कठोरता आ गई। उसकी दोनों उंगलियों पर तुरंत शक्ति जमा हो गया। तुरंत एक स्पष्ट चटकने की आवाज निकली। राजन का विशाल ब्लेड भी अचानक टूट गया और अनगिनत टुकड़ों में बदल गया, जो बिखर कर खाली जगह में गायब हो गए। अगले ही पल राजन के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ध्रुव की आंखों से 2 रोशनी किरणें, जो अपनी सीमा तक सिकुड़ गई थीं, फूट पड़ीं। राजन जो कहने वाले थे, वे भी हमेशा के लिए सील हो गए। रोशनी चमकी और राजन का शरीर धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसका शरीर मानो एक प्रतिबिंब बन गया था
और धीरे धीरे गायब हो रहा था। केवल एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति ही जानता था कि वह गायब नहीं हुआ था, बल्कि वह दिव्य रोशनी में पूरी तरह से भस्म हो गया था। उसका शरीर बस शून्य का एक खोल था। दूर आकाश में काले बादलों की तरह आकाश को ढूंकने वाला खाली चौक अब एक चौड़ी दरार में बदल चुका था, मानो बादलों को हटाकर सूरज को प्रकट कर दिया गया हो। हालांकि सभी जानते थे कि उस दरार में कितनी भयावह शक्ति समाहित थी। ठीक इसी समय गुलशन और बूढ़ा राक्षस होबा शून्य चौक पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। गुलशन की धुंधली बूढ़ी आंखें उसके सामने खड़े बूढ़े राक्षस होबा को घूर रही थीं। उसकी आंखें लगभग बंद हो गई थीं जब वह बूढ़े राक्षस होबा को देख रहा था। उसकी आंखों की गहराई में एक गंभीर भाव था जो मिट नहीं पा रहा था। खैर, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बूढ़ा राक्षस होबा, जिसकी ताकत 1 महीने पहले उससे थोड़ी कम थी, 1 महीने बाद उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। सिर्फ ताकत के मामले में ही बूढ़ा राक्षस होबा उससे एक स्तर आगे निकल चुका था। बूढ़े गुलशन, कैसा है? क्या आज का मैं अब भी तुम दोनों को नहीं रोक सकता हूं? जब बूढ़े राक्षस होबा ने गुलशन के चेहरे पर घबराहट भरे भाव देखे तो उसके मुरझाए हुए गहरे पीले चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसका मुरझाया हुआ जलाऊ लकड़ी जैसा हाथ उसके सामने के शून्य से खेल रहा था, मानो एक मंद आभा चुपचाप फैल रही हो। इससे वहां मौजूद दर्जनों शक्तिदेवों के भाव उस पल अचानक बदल गए। उनकी इंद्रियों से, हालांकि बूढ़े राक्षस होबा की ताकत अभी भी एक 8 सितारा शक्तिदेव जितनी ही थी, उसका वर्तमान आभामंडल एक साधारण 8 सितारा शक्तिदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली था। गुलशन की तुलना में भी वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अगर उन दोनों में मुकाबला होता तो गुलशन उसे हरा नहीं पाता। बेशक ऐसा होने पर भी गुलशन के बगल में चंद्रू, उसी स्तर का एक योद्धा, मौजूद था। इसलिए बूढ़ा राक्षस होबा जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर एक 8 सितारा शक्तिदेव की ताकत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका आसानी से आकलन किया जा सके। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत उन दोनों से ज्यादा थी, फिर भी 2 8 सितारा शक्तिदेवों के सामने उसके पास भी पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम्फ, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम 1 महीने में ही उन्नत 8 सितारा शक्तिदेव तक बलपूर्वक पहुंच पाओगे। हालांकि अगर तुम अभी बलपूर्वक पहुंच भी गए तो भी भविष्य में तुम्हारे लिए फिर से पहुंच पाना असंभव होगा। बूढ़े राक्षस होबा के शरीर से आती आभा को महसूस करते ही गुलशन की आंखों में एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों के भाव और भी भयावह हो गए जब उसने व्यंग्य किया। शक्तिदेव स्तर तक पहुंचने के बाद दुनिया की शक्ति की समझ और भी सटीक हो गई थी। आखिरकार शक्तिदेव योद्धा बहुत शक्तिशाली होता है, यहां तक कि पूरी दुनिया के लिए भी उसे दबाना मुश्किल होता है। यह जितना ज्यादा होता, एक शक्तिदेव के लिए अपनी शक्ति बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता। अगर एक साधारण शक्तिदेव अपनी शक्ति में एक सितारा बढ़ाना चाहता तो संभवतः उसे 100 साल के लिए एकांतवास में जाना पड़ता। 100 साल के एकांतवास से बाहर आने के बाद भी किसी के शरीर की शक्ति में ज्यादा इजाफा नहीं हो सकता। यह कोई झूठ नहीं था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां 100 साल के एकांतवास के बाद भी लोग कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाए। इस प्रकार कोई कल्पना कर सकता है कि एक शक्तिदेव योद्धा की ताकत बढ़ाना कितना कठिन था। इसलिए शक्ति का आवश्यक विभाजन चुपचाप पूरे दुनिया में फैल गया। शक्तिदेव रैंक के ऊपर प्रत्येक छोटे रैंक को प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, उच्च स्तर और शिखर चरण में विभाजित किया गया था। इस विभाजन ने दुनिया के लोगों को अपनी ताकत का एक नया एहसास दिलाया। साथ ही उनकी ताकत की चाहत एक बार फिर भड़क उठी। शक्ति के 4 स्तर, मानो एक ही रैंक के योद्धाओं को जबरदस्ती 4 अलग अलग समूहों में बांट दिया गया हो। यद्यपि वे दोनों 8 सितारा शक्तिदेव थे,
फिर भी मध्य 8 सितारा शक्तिदेव गुलशन उच्च स्तर 8 सितारा शक्तिदेव के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। इससे कोई यह समझ सकता है कि बूढ़े राक्षस होबा की आभा को महसूस करने के बाद गुलशन के दिल में इतनी गंभीर अभिव्यक्ति क्यों हुई। एक मध्य 8 सितारा शक्तिदेव को गंभीर महसूस कराने में सक्षम होने के लिए बूढ़ा राक्षस होबा की ताकत कम से कम एक उच्च स्तर 8 सितारा शक्तिदेव की थी। गुलशन के व्यंग्य पर बूढ़ा राक्षस होबा बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव तैर गया। जबरदस्ती आगे बढ़ते हुए, यह ऐसी बात थी जिसका उसने पहले कभी जिक्र नहीं किया था। आज वह राजन के लिए लड़ने को इसलिए तैयार था क्योंकि पिछले महीने उसकी ताकत बढ़ गई थी। 3 देव रैंक की गोलियों के शक्तिशाली प्रभाव से उसकी ताकत आखिरकार एक बार फिर बढ़ गई थी। आखिरकार वह 8 सितारा शक्तिदेव के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। यद्यपि उसकी ताकत अभी भी थोड़े समय में स्थिर नहीं थी, लेकिन यह गुलशन और चंद्रू को रोकने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। हाँ, गुलशन, इस बूढ़े का मानना है कि तुम्हें इस बूढ़े की चिंता छोड़ देनी चाहिए। मुझे डर है कि तुम्हारे हकीम एसोसिएशन का नया उच्च पदस्थ हकीम राजन के भीषण हमले में मारा जा चुका है। ये घमंडी और गुस्सैल लोग हैं। इन्हें लगता था कि थोड़ी ताकत होने के कारण ये बेखौफ होकर काम कर सकते हैं। इन्हें सचमुच स्वर्ग और धरती की विशालता का अंदाजा नहीं था। आज का अंत इनके अगले जन्म के लिए एक चेतावनी माना जा सकता है। जैसे ही गुलशन बर्फ जैसे ठंडे भाव से बूढ़े राक्षस होबा को घूर रहा था, बूढ़ा राक्षस होबा जोर से हंस पड़ा। उसने एक हाथ से अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया और चेहरे पर मुस्कान लिए गुलशन को देखा, मानो वह गुलशन के गुस्से भरे भाव देखने का इंतजार कर रहा था। ये शब्द सुनकर गुलशन के हाव भाव एक बार फिर बदल गए। उसने सिर्फ अपने सामने खड़े बूढ़ा राक्षस होबा पर ध्यान दिया था और ध्रुव की बात भूल गया था। इस समय जब वह मुड़ा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत चिंता में बदल गए। उसकी नजर तुरंत ध्रुव की ओर मुड़ गई। सबसे पहले उसकी नजर चंद्रू की आकृति पर पड़ी, जो हवा में स्तब्ध खड़ी थी। यह देखकर गुलशन का दिल बुरी तरह से स्तब्ध रह गया। अगर ध्रुव को कुछ हो जाता और राजन अपनी पूरी ताकत लगा देता, तो क्या आज उसके हकीम एसोसिएशन को दोहरा नुकसान नहीं होता? उसने न सिर्फ उस हकीम एसोसिएशन को खो दिया जिसे उसने लंबे समय तक बड़ी सावधानी से संभाला था, बल्कि उसने एक ऐसे प्रतिभाशाली हकीम को भी खो दिया जिसके विकास की और भी ज्यादा संभावनाएं थीं। इस घटना के बाद गुलशन अपने दिल की नफरत निकालने के लिए राजन के शरीर को 10,000 टुकड़ों में फाड़ देगा और उसकी हड्डियों को पीसकर चूर्ण कर देगा। अगले ही पल जैसे ही गुलशन की लाल आंखें ऊपर उठीं, एक आदमी का आकार, जो बहुत मजबूत नहीं था, धीरे धीरे गुलशन की आंखों में प्रतिबिंबित हुआ। उसने काला लबादा पहना हुआ था, लंबा और सीधा कद था और चेहरा नाजुक और सुंदर था। वह वहां खड़ा उदासीन था। उसकी आंखों में उदासीनता और तिरस्कार था। यदि वह व्यक्ति ध्रुव नहीं था, तो और कौन हो सकता है? यह दृश्य देखकर बुढ़ापे के कारण गुलशन की आंखें धुंधली सी हो गईं। उसकी आंखों का लाल रंग ज्वार की तरह तेजी से गायब हो गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर से देखा। अगले ही पल गुलशन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उससे उसके मन में अतुलनीय आघात हुआ। जब बूढ़े राक्षस होबा ने गुलशन के हैरान भाव देखे, तो वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। गुलशन के बारे में उसकी समझ के अनुसार गुलशन के चेहरे पर मौजूदा भाव देखकर उसे थोड़ा शक हुआ। जब बूढ़ा राक्षस होबा ने मुड़कर देखा, तो पल भर में ही 8 सितारा शक्तिदेव के उच्च स्तर के योद्धा बूढ़ा राक्षस होबा के चेहरे पर भी वही भाव आ गए जो मंच पर मौजूद अन्य शक्तिदेवों के चेहरे पर थे। उनके चेहरे के भाव तुरंत अद्भुत हो गए। गुलशन ने देखा कि ध्रुव आसमान में लहराते उस विशाल ब्लेड के सामने बिल्कुल निडर था।
उसने बस 2 उंगलियां फैलाकर उस भयावह विशाल ब्लेड को मजबूती से जकड़ लिया था। यह ताकत वाकई चौंकाने वाली थी। एक सितारा शक्तिदेव के चौतरफा हमले का सामना ध्रुव ने इतनी आसानी से कर दिया। अगर यह खबर फैल जाती तो दुनिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काफी हंगामा मच सकता था। हालांकि एक सितारा शक्तिदेव को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का पूर्ण योद्धा नहीं माना जा सकता था, फिर भी वह एक सर्वोच्च योद्धा था जो वास्तव में पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा था। हालांकि एक सितारा शक्तिदेव वास्तव में 3 सितारा शक्तिदेव ध्रुव के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सका। हालांकि ध्रुव 3 सितारा शक्तिदेव था और ताकत के मामले में राजन से ज्यादा ताकतवर था, फिर भी मुमकिन था कि 2 सितारा शक्तिदेव के लिए भी राजन के इस ब्लेड को रोकना मुश्किल हो। फिर भी इस ब्लेड को, जो एक शक्तिशाली आभा से भरा था, ध्रुव ने अपनी 2 उंगलियों से तोड़ दिया था। इस तरह की तकनीक चौंकाने वाली मानी जा सकती है। आकाश में ध्रुव की गरुड़ भुजा धीरे धीरे गायब हो गई। एक शिशु की त्वचा जैसी सफेद और चिकनी भुजा धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश में प्रकट हुई। उसका हाथ लापरवाही से उसकी पीठ के पीछे रखा हुआ था और उसकी 2 साफ आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, मानो वह कुछ ढूंढ रहा हो। उसी समय एक अदृश्य ऊर्जा ने ध्रुव की गायब हो रही आस्तीन की भी मरम्मत की। उसी समय ध्रुव का हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा गया था। अचानक एक ठंडी हवा उसकी ओर बही, जिससे ध्रुव के वस्त्र अनायास ही हवा में लहराने लगे, जिससे सरसराहट की आवाज हुई। हालांकि यह सब अदृश्य लग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के मन में ध्रुव की हरकत से अनायास ही गर्म खून का ज्वार उमड़ पड़ा। वे अपने दिल में चीखने से खुद को नहीं रोक पाए। जब मनुष्य इस संसार में था तो वह एक हाथ से ब्रह्मांड को दबा सकता था और अपनी शक्ति से आकाश को हिला सकता था। अगर वह इनमें से एक भी कर पाता तो उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। अगर वह इससे पार पा लेता तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होती। हालांकि आज ध्रुव ने ब्रह्मांड की तकनीक को उलट दिया था। जो एक निश्चित मृत्यु की स्थिति लग रही थी, वह वास्तव में एक खेदजनक स्थिति थी। राजन की आज की मृत्यु का ध्रुव पर निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, ध्रुव के वास्तविक रूप से कार्य करने से पहले राजन ने उसे एक बार फिर जीवन और मृत्यु द्वार की आभा का आभास कराया था। अधिकांश साधक केवल इसी पल अपनी असली शक्ति प्रदर्शित कर पाते हैं, जिससे उनके शरीर में छिपी भयानक क्षमता जागृत होती है। साथ ही इससे उनकी समग्र शक्ति एक कदम और बढ़ जाती है, जिससे वे जीवन मृत्यु को उलटकर जीवित रहने का मार्ग खोज पाते हैं। हालांकि वह आभा बेहद मंद थी और ध्रुव भी उसे लगभग पकड़ नहीं पाया था। सौभाग्य से, हालांकि उसका कोई खास असर नहीं हुआ। ध्रुव के दिल की गहराइयों में धड़कन का एक निशान अभी भी महसूस हो रहा था। ध्रुव के लिए बस इतना ही काफी था। अपने दिल की गहराइयों में गुजर चुके उस अजीब एहसास को याद करते हुए ध्रुव का दिल असामान्य रूप से शांत हो गया। इतना शांत कि बाहरी दुनिया की हर चीज उसे भूल गई थी। उसका पूरा व्यक्तित्व मानो किसी दूसरी दुनिया में बस गया हो। काफी देर बाद ध्रुव की हल्की सी बंद आंखें आखिरकार धीरे धीरे खुलीं। और भी ज्यादा चमकीली आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे आस पास घूम रही थी, मानो वह पहली बार यहां आया हो। ध्रुव ने थोड़ा सा मुंह बनाया। हालांकि पलक झपकते ही उसकी नींद खुल गई। उसकी यादों में डूबी हर चीज तुरंत उसके दिमाग में लौट आई। आखिरकार ध्रुव की नजर भी धीरे धीरे सदमे में पड़े गुलशन के शरीर पर पड़ी। ध्रुव की आंखों में एक उदासीन भाव था जब उसने गुलशन को देखा, जो अभी भी भावुक अवस्था में था। उसकी शांत आंखों से अचानक एक लगभग अदृश्य दिव्य रोशनी का धागा निकला और गुलशन की आंखों के सामने चमक उठा। गुलशन के लिए जब वह पतली रेखा चमकी तो उसकी पूरी आत्मा एकदम से हिल गई, मानो उसने गड़गड़ाहट की गर्जना सुनी हो, और वह अचानक अपनी मूर्छा से जाग उठा।
ध्रुव, यह, अभी, अभी, तुम। ध्रुव ने पहले जो ताकत दिखाई थी, उसकी वजह से गुलशन बोलते वक्त कुछ अस्पष्ट हो गया था। हालांकि वो अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। यह देखकर ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि गुलशन क्या कहना चाह रहा था। हालांकि उसने पहले जो शक्ति दिखाई थी, वह गुलशन की 3 सितारा शक्तिदेव की समझ से कहीं आगे निकल गई थी। अगर भविष्य में ध्रुव 8 सितारा शक्तिदेव बन जाता, तो गुलशन की ताकत के बावजूद उसके लिए उस ताकत को दबाना मुश्किल हो जाता। हो सकता है कि उसे दबा दिया जाए। वह महज एक 3 सितारा शक्तिदेव था। फिर भी उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो 6 सितारा शक्तिदेव से लड़ने के लिए जबरदस्ती स्तरों को पार कर सकता था। ऐसी शक्ति को तो स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता था। हालांकि इस समय ध्रुव, जो पहले से ही शक्तिशाली था, के पास न केवल एक अत्यंत शक्तिशाली हाई रैंक तकनीकें थी, बल्कि उसका भौतिक शरीर भी वास्तव में इतना शक्तिशाली था। उसने अपनी 2 उंगलियों से एक सितारा शक्तिदेव के संपूर्ण आक्रमण को समाप्त कर दिया था। ऐसी उपलब्धि वाकई भयावह थी। 2 उंगलियों में तो पहले से ही एक सितारा शक्तिदेव से भी ज्यादा ताकत थी, लेकिन अगर सभी 10 उंगलियां खुल जाएं, तो वह ताकत कितनी शक्तिशाली होगी। यह संभावना थी कि ध्रुव के भौतिक शरीर की वर्तमान ताकत के साथ वह एक उन्नत 2 सितारा शक्तिदेव को मारने में सक्षम होगा। आज राजन की मौत निश्चित रूप से ध्रुव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। संभावना थी कि कुछ ही दिनों में ध्रुव का नाम पूरे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में फैल जाएगा। खाली चौक पर गुलशन की आवाज ने चौक में मौजूद सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। उन शक्तिदेवों के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनके दिलों में सदमे के अलावा सिर्फ सदमा ही था। जहां तक दर्शक दीर्घा में बैठे अनगिनत दर्शकों की बात है, उन्होंने राजन के सुनहरे ब्लेड को ध्रुव की 2 उंगलियों से जकड़े जाने के बाद जो कुछ हुआ था, वह सब देख लिया था। इस पल वे संभल गए थे और उन्होंने तुरंत दर्शक दीर्घा में अफरा तफरी मचा दी थी। ध्रुव दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। जहां तक उन शक्ति देवों की बात है, उनके पास उनकी परवाह करने का समय ही नहीं था। इस समय उनका सारा ध्यान चौक के एकमात्र केंद्र बिंदु ध्रुव पर केंद्रित था। हाँ, मुझे माफ करना एसोसिएशन अध्यक्ष गुलशन। मैंने गलती से आपके हकीम एसोसिएशन के मुख्य हकीम को मार दिया। हालांकि मेरे हिसाब से इसे हकीम एसोसिएशन के लिए एक छिपे हुए खतरे को दूर करने के रूप में माना जा सकता है। आखिरकार राजन की आज की हरकतें हकीम एसोसिएशन के नियमों के विरुद्ध हैं। ध्रुव ने चारों तरफ से आती निगाहों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। गुलशन को देखते हुए उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। आंखों के कोनों से वह कभी कभी गुलशन के बगल में खड़े बूढ़े राक्षस होबा की ओर देखता। उसी समय ध्रुव ने अनजाने में बूढ़े राक्षस होबा की निगाहें मुकेश के शरीर के ऊपर से गुजरते हुए देख लीं। तुरंत ध्रुव को अपने दिल में कुछ समझ आ गया। यह बूढ़ा राक्षस होबा शायद राजन द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था। जैसे ही यह विचार ध्रुव के दिल में कौंधा, उसके मुंह के कोनों पर एक बार फिर मुस्कान उभर आई। उसका शरीर चमक उठा और वह गुलशन के सामने पहुंच गया। इस भयावह गति ने बूढ़े राक्षस होबा के चेहरे पर अनायास ही एक चौंका देने वाला भाव ला दिया। हालांकि यह भाव जल्द ही एक ठंडी खर्राटों में बदल गया। उसकी आंखें ध्रुव को एक अवर्णनीय भाव से देख रही थीं और उसका दुबला पतला शरीर धीरे धीरे भ्रम में बदल रहा था। अंततः गुलशन की पूछताछ के तहत वह पूरी तरह से चला गया। ध्रुव भी चुपचाप हवा में खड़ा रहा, बूढ़े राक्षस होबा के जाने का इंतजार करता रहा। 8 सितारा शक्तिदेव होने के नाते बूढ़ा राक्षस होबा स्वाभाविक रूप से जानता था कि गुलशन के सामने, जिसकी शक्ति उसके समान ही थी, अपनी आभा को छिपाने की उसकी क्षमता नहीं थी। उन छोटी मोटी चालों का कोई मतलब नहीं था। ध्रुव
क्या तुम्हारा यह कदम ठीक है? बूढ़े राक्षस होबा के जाने के बाद गुलशन ने अनायास ही चिंतित भाव से ध्रुव से पूछा। यह सुनकर ध्रुव भी मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हवा में भींच लिया। एक पल में दृश्यमान प्राकृतिक शक्ति के धागे तेजी से हवा में एकत्रित हो गए। ध्रुव के हाथ में वे एक अत्यंत शुद्ध, क्रीम सफेद ऊर्जा की बूंद में बदल गए। उनमें निहित शक्ति एक उच्च स्तर के विद्वान को अगले स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। गुलशन ने भी यह देखकर अपने दिल में समझ लिया। हालांकि वह जिस नजर से ध्रुव को देखता था वह अविश्वास से भरी थी। ध्रुव बस धीरे से अपने कंधे उचका सका। उसने और कुछ नहीं कहा। अब चूंकि राजन मर चुका था, गुलशन स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं कहेगा। हालांकि वह हकीम एसोसिएशन का मुख्य हकीम था, लेकिन उसकी हरकतें हकीम एसोसिएशन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा चुकी थीं। आखिरकार ध्रुव भी नाममात्र का हकीम एसोसिएशन का सदस्य था। इसलिए अगर ध्रुव उसे न भी मारे तो भी गुलशन और चंद्रू उसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। राजन की मौत हमेशा से गुलशन और चंद्रू के दिलों में एक बड़ी चिंता का विषय रही थी। अब जबकि राजन ने अपनी कब्र खुद खोद ली थी, तो वे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने में खुश थे। वे ध्रुव को दोष क्यों देंगे? गुलशन ने ध्रुव को देखकर मुस्कुराया। उसका शरीर चमक उठा और तुरंत खाली चौक के बीचों बीच प्रकट हो गया। उसके दिल में एक विचार कौंधा और एक अदृश्य दबाव ने तुरंत पूरे खाली चौक को अपनी चपेट में ले लिया। दर्शक दीर्घा, जो कुछ पल पहले तक एक गीले बाजार की तरह थी, दबाव बढ़ने पर अचानक सादी हो गई। इस समय बूढ़ा राक्षस होबा चौक से जा चुका था। गुलशन स्वाभाविक रूप से सबसे ताकतवर व्यक्ति था, और ताकतवर हमेशा शासक हो सकता है। सब लोग हमारे हकीम एसोसिएशन के पूर्व मुख्य हकीम को हमारे एसोसिएशन से द्वेष था और वह हमें धोखा देने का इरादा रखता था। वह हमारे हकीम एसोसिएशन के एक नाममात्र के बुजुर्ग को भी मारना चाहता था। हमारा हकीम एसोसिएशन ऐसे विश्वासघाती व्यक्ति का अंत तक पीछा जरूर करेगा। अब जबकि इस गद्दार को हमारे हकीम एसोसिएशन के बुजुर्ग ध्रुव ने मार डाला है, मैं गुलशन हकीम एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए घोषणा करता हूं कि नया मुख्य हकीम बुजुर्ग ध्रुव होगा। जब गुलशन के शब्द बोले गए तो न सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठे अनगिनत लोग चौंक गए, बल्कि खुद ध्रुव भी इन शब्दों से काफी हैरान था। उसे तो वाकई इतनी बेतुकी तरीके से मुख्य हकीम नियुक्त किया गया था। गुलशन ने ध्रुव के चेहरे के भावों में आए बदलाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह बोलने के लिए मुंह खोलने से पहले एक पल के लिए रुका। इस पल से एल्डर ध्रुव के पास हमारे हकीम एसोसिएशन में मेरे गुलशन और उप एसोसिएशन प्रमुख चंद्रू के समान अधिकार होंगे। हम तीनों समान स्तर पर हैं। सभी उपस्थित लोगों, अगर कोई ऐसा है जो एल्डर ध्रुव को नापसंद करता है तो आप हमारे हकीम एसोसिएशन में आ सकते हैं। हमारे हकीम एसोसिएशन में स्वाभाविक रूप से आपका उचित मनोरंजन करने के लिए कोई न कोई होगा। अंत में गुलशन के शब्दों में छिपी धमकी धीरे धीरे और भी गहरी होती गई। इससे वहां मौजूद कई शक्तिदेवों के हाव भाव बदल गए। उनके दिलों में कौतूहल का अंश भी तेजी से बुझ गया। जब मुकेश ने गुलशन की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर उदासी और भी गहरी हो गई। उसके मन में यह भी था कि आज हकीमों की मुलाकात अब योजना के अनुसार नहीं हो पाएगी। वह बस कल का इंतजार कर सकता था। ध्रुव और गुलशन को बुरी तरह घूरने के बाद मुकेश ने गोली का नुस्खा अपने हाथ में रखा। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, ठंडी सांस ली और चला गया। हकीम एसोसिएशन के एक बड़े हॉल में हकीम एसोसिएशन के सभी उच्च स्तरीय लोग एकत्रित हुए थे। नए मुख्य हकीम के रूप में ध्रुव स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य था। जैसे ही वे कुछ लोग बैठे, ध्रुव के युवा रूप ने अनायास ही सबकी निगाहें ध्रुव की ओर खींच लीं। बेशक यह ध्रुव की ताकत और उसकी वर्तमान स्थिति के कारण था। हकीम एसोसिएशन का प्रमुख हकीम, ऐसा दर्जा गुलशन और चंद्रू से भी कम नहीं था। इसके अलावा
उन दोनों के समर्थन से हकीम एसोसिएशन में ध्रुव का दर्जा अडिग था। सबके बैठ जाने के बाद मुख्य सीट पर बैठे गुलशन ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की ओर देखा। उसने हाथ में चाय की एक चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, भाई ध्रुव, मुझे सच में नहीं पता कि तुम पिछले 1 महीने से क्या कर रहे हो। तुम्हारे शरीर का आभा मंडल सचमुच बहुत घना है। मुझे डर है कि यह किसी साधारण 6 सितारा शक्तिदेव से जरा भी कमतर नहीं है। जब गुलशन की बातें फैलीं तो वहां मौजूद सभी बुजुर्गों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव उभर आए। इतने उत्कृष्ट जूनियर की वजह से सीनियर होने के नाते उन्हें भी अपने दिल में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इतनी कम उम्र में ही न सिर्फ उन्होंने गोलियां बनाने के क्षेत्र में अपना हुनर इतनी निखार ली थीं, बल्कि उसकी शक्ति भी अद्भुत थी। उसकी क्षमताएं इतनी महान थीं कि 6 सितारा शक्तिदेव भी उसके सामने सिर झुकाकर क्षमा याचना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखता था। ऐसे में ये बूढ़े लोग खुद को असहाय कैसे महसूस कर सकते थे? विभिन्न बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में असहाय भाव देखे। महान युग के आगमन के साथ यह दुनिया पहले से ही युवा पीढ़ी की दुनिया बन चुकी थी। अब समय आ गया था कि वे पुरानी पीढ़ी के योद्धा अपने पद त्याग दें और युवा पीढ़ी को सौंप दें, चाहे वह ध्रुव हो या आसमानी सौदा मीनार का उससे भी ज्यादा रहस्यमयी स्वामी। ये लोग दुनिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की असली असाधारण प्रतिभाएं थीं। वे मनुष्यों में सच्चे ड्रैगन थे। अभी तो उनका भविष्य असीम था। भविष्य में वे किसी इलाके के अधिपति भी बन सकते थे। हो सकता है कि यह दुनिया उनके नियंत्रण में भी हो। महान युग से पहले एक पक्ष चुनना, शायद यह इन बुजुर्गों के लिए भी एक मौका था। यदि वे उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाते तो जब तक उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता, उनकी युवा पीढ़ी भी उनका संरक्षण प्राप्त कर पाती। इस महान युग में उन्हें अपना स्थान प्राप्त माना जा सकता था। गुलशन की बातें सुनकर ध्रुव बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया। उसने विस्तार से कुछ नहीं कहा। यह देखकर गुलशन को लगा कि उससे और पूछना उचित नहीं होगा। इसके बजाय वह धीरे से अपनी सीट से उठा और ध्रुव की ओर मुस्कुराया। छोटे भाई ध्रुव, वर्तमान में आप हमारे हकीम एसोसिएशन के मुख्य हकीम हैं। आपकी एक असाधारण स्थिति है। एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ध्रुव हमारे हकीम एसोसिएशन के लिए गौरव हासिल करने में सक्षम होंगे। ये शब्द सुनकर ध्रुव हौंस पड़ा। चूंकि गुलशन का इरादा उसे कुछ अनावश्यक परेशानी से बचाने का था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। फिलहाल उसका सारा ध्यान गोलियों को बनाने पर केंद्रित था। वह बाहर के लोगों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। बेहतर होगा कि परेशानी से बचने के लिए वह एक काम कम कर सके। यह सोचकर ध्रुव ने तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह भी खड़ा हुआ और गुलशन की ओर मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए एसोसिएशन अध्यक्ष, चूंकि मैं मुख्य हकीम बन गया हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अपने एसोसिएशन की प्रतिष्ठा को कम नहीं करूंगा। मैं कल की प्रतियोगिता में निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। ध्रुव के ये शब्द कहने के बाद गुलशन भी मुस्कुराया और चंद्रू से नजरें मिलाईं। मंच के नीचे खड़े कई बुजुर्ग भी ध्रुव को मुस्कुराते हुए देखने लगे। उनके चेहरे पर आहें भरी थीं। जैसे ही गुलशन फिर से अपना मुंह खोलने ही वाला था, हॉल के बाहर से अचानक जोरदार हौंसी की आवाज आई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे अनायास ही बदल गए। उनके मुस्कुराते हुए चेहरों की जगह अब गंभीर भाव आ गए। अपनी शक्तिदेव शक्ति के साथ उनके लिए यह देखना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं था कि उस व्यक्ति की शक्ति 7 सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच गई थी। ध्रुव द्वारा मारे गए शाकूर और दारा की तुलना में यह व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली था। ध्रुव ने भी जोरदार हंसी की दिशा में देखते हुए एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। क्या ऐसा हो सकता है कि सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मृत्यु का अर्थ नहीं जानता
और उसे ढूंढने के लिए हकीम एसोसिएशन में भागना चाहता हो। जब सब लोग इस बात से गंभीर हो रहे थे, गुलशन और चंद्रू धीरे धीरे भीड़ के सामने आ गए। वे चुपचाप वहां खड़े होकर उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगे। हाँ हाँ, क्या हुआ? हमें मिले हुए अभी सिर्फ 2 दर्जन साल ही हुए हैं। बूढ़े गुलशन की ताकत पहले ही मध्य 8 सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच चुकी है। हाँ हाँ, बुरा नहीं है। उस व्यक्ति के आने से पहले एक बार फिर जोरदार ठहाका गूंजा, जिससे यह विशाल हकीम एसोसिएशन लगातार कांप उठा। गुलशन ने ये शब्द सुनते ही आंखें घुमा लीं। अभी अभी आए व्यक्ति की तुलना में उसकी थोड़ी सी भी प्रगति शायद दूसरे पक्ष की प्रगति का 10वां हिस्सा भी नहीं थी। हाँ हाँ, बूढ़े अमरीश, तुम आखिरकार लौट आए। बस मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी ताकत सिर्फ 2 दर्जन सालों में इस स्तर तक पहुंच जाएगी। तुम सच में एक डरावने इंसान हो। लगता है तुम जल्द ही 8 सितारा शक्तिदेव बन जाओगे, है ना? वह गरजती हुई आवाज अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि चंद्रू ने उस व्यक्ति की बात मानकर फिर से जोरदार ठहाका लगाया। ऐसा लग रहा था कि गुलशन और चंद्रू उस व्यक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे जो आया था, वरना वे इतने सहज नहीं होते। हालांकि चंद्रू के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ ने ध्रुव को अंतहीन उलझन में डाल दिया। एक 8 सितारा शक्तिदेव वास्तव में एक 7 सितारा शक्तिदेव की ओर इशारा करके कह रहा था कि उसकी साधना गति भयावह है। यह थोड़ा अजीब था। अपनी जांच से वह बता सकता था कि इस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में एक शिखर 7 सितारा शक्तिदेव जितनी थी। ऐसे में उसकी साधना गति को भयावह कैसे कहा जा सकता है? ध्रुव उलझन में था। तभी लगभग 2 मीटर लंबा गंजा बूढ़ा आदमी, जिसने काला गाउन पहना था और जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट था, हॉल में प्रकट हुआ। उसके सिर से पैर तक एक अद्वितीय और रौबदार आभा थी। जैसे ही वृद्ध ने हॉल में प्रवेश किया, ध्रुव को तुरंत एक अदृश्य अत्याचारी शक्ति का एहसास हुआ जो उस पर और अन्य लोगों पर हिंसक हमला कर रही थी। जब उपस्थित विभिन्न वृद्धों ने उस अत्याचारी शक्ति को महसूस किया तो उनके शरीर अनायास ही एक कदम पीछे हट गए। तभी वे उस अत्याचारी शक्ति का बलपूर्वक प्रतिरोध करने में सफल हुए। जहां तक ध्रुव का सवाल है, हालांकि वह दमनकारी शक्ति बहुत प्रबल थी, फिर भी जब वह उसके शरीर के पास पहुंची तो ध्रुव को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शरीर की सतह पर एक शक्ति है जो उस दमनकारी शक्ति के एक अंश को निगल रही है। दमनकारी शक्ति के शेष भाग की बात करें तो ध्रुव के भयावह भौतिक शरीर के सामने मानो वह कुछ भी नहीं था। जब गुलशन और चंद्रू ने यह दृश्य देखा तो दोनों ने अनायास ही एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। दूसरों को शायद पता न हो, पर उन दोनों को कैसे पता न चले कि यह अदृश्य दमनकारी शक्ति इस गंजे बूढ़े का जन्मजात दबंग आभा मंडल था। वह जहां भी जाता मानो पर्वत किसी के सिर पर दबाव डाल रहा हो, जिससे कोई उसका प्रतिरोध न कर सके, जब तक कि वह उन दोनों की तरह असाधारण शक्ति वाला कोई व्यक्ति न हो जो अपनी शक्ति का उपयोग करके दमनकारी शक्ति को पूरी तरह से नकार सकता हो। यहां तक कि उनके समान स्तर के योद्धाओं की भी शक्ति इस गंजे बूढ़े व्यक्ति के सामने बहुत कमजोर हो जाएगी। अगर वह कोई साधारण 3 सितारा शक्तिदेव होता तो शायद उन बुजुर्गों से भी ज्यादा असहनीय होता। हालांकि जब उन्होंने ध्रुव का ऐसा रूप देखा मानो कुछ हुआ ही न हो, तो वह गंजा बूढ़ा भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। गुलशन ने मानो गंजे बूढ़े के चेहरे पर उलझन देखी हो, हंसते हुए कहा। उसने ध्रुव की ओर देखा और उसे गंजे बूढ़े से मिलवाया। यह व्यक्ति तुम ध्रुव हो। जैसे ही गुलशन के शब्द उसके मुंह से निकलने वाले थे, उससे पहले ही गंजा बूढ़ा आदमी उससे एक कदम आगे था। उसने सीधे ध्रुव की ओर देखा और पूछने के लिए अपना मुंह खोला। यह सुनकर ध्रुव ने भी उस गंजे बूढ़े की ओर देखा।
जब उनकी नजरें मिलीं, तो ध्रुव का मन अनायास ही कांप उठा। उसके मन की गहराइयों में एक अजीब भावना तेज ही से फैल गई। एक पल में ध्रुव को होश आया और उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। गंभीर भाव से उसने मुंह खोला और कहा, हाँ, मैं ही ध्रुव हूं, हकीम एसोसिएशन का मुख्य हकीम। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? ध्रुव का कुछ उदास स्वर सुनकर गंजा बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। कुछ ही देर बाद उसके हाव भाव गंभीर हो गए। उसने गुलशन को अनदेखा किया, जो भौहें चढ़ाकर उसे देख रही थी, और एक लंबा कदम आगे बढ़ा। वह ध्रुव के सामने वाली कुर्सी की ओर बढ़ा और बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसने मेज पर रखी जेड की चायदानी उठाई और जोर जोर से चाय का एक घूंट पिया। तभी उसने ध्रुव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूछ रहे हो कि यह बूढ़ा आदमी कौन है? हाँ हाँ, तुम्हारी वर्तमान स्थिति वही है जिस पर यह बूढ़ा आदमी 100 साल पहले बैठा था। क्या तुम समझ रहे हो कि यह बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है? अपनी आवाज के बाद गंजे बूढ़े ने अचानक ध्रुव की ओर देखा। उसकी रौबदार आंखों से अचानक एक अदृश्य प्रकाश किरण निकली। उसके साथ एक भयावह शक्ति थी जो हर चीज को भेद सकती थी। वह तुरंत आयाम को चीरती हुई ध्रुव की ओर बढ़ी। जब उसने अदृश्य प्रकाश किरण में निहित भयावह शक्ति को महसूस किया, तो ध्रुव के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अगर कोई और समय होता तो भले ही यह बूढ़ा आदमी 7 सितारा शक्तिदेव होता, फिर भी ध्रुव उसका सीधा सामना कर सकता था। हालांकि इस समय गंजे बूढ़े आदमी के इस हमले ने ध्रुव को अब तक की सबसे खतरनाक आभा का एहसास कराया। यह आक्रमण स्पष्ट रूप से अत्यंत शुद्ध अंदरूनी शक्ति से निर्मित था, जो अंततः फूटने से पहले अत्यंत संकुचित और संघनित हो गई थी। इसमें निहित शक्ति ऐसी थी जिसका मुकाबला ध्रुव की वर्तमान अंदरूनी शक्ति भी नहीं कर सकती थी। यह भी दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इसकी ताकत कितनी महान थी। हालांकि इस समय जिस बात ने ध्रुव के दिल को सबसे ज्यादा झकझोर दिया, वह यह थी कि इस गंजे बूढ़े आदमी का हकीम स्तर संभवतः पहले ही 3रे ग्रेड पर पहुंच चुका था। 3रे ग्रेड का हकीम। इस तरह का दर्जा शायद कुछ ऐसा था जिसके लिए कोई भी सच्चा कुलीन मूल परिवर्तन रैंक योद्धा भी दीवाना हो जाता। इस स्तर का हकीम पहले ही कुलीन शक्तिदेव को पार कर चुका था। उसकी नज़र में कुलीन शक्तिदेव एक खाली खोल जैसा था। इसका मतलब यह नहीं था कि 3रे ग्रेड का हकीम बहुत ताकतवर होता है, बल्कि इसका मतलब यह था कि कोई भी 3रे ग्रेड का हकीम उनसे पीछे का हकीम तो नहीं ही होगा। ध्रुव गंजे बूढ़े की ताकत देखकर हैरान था। तभी एक भयानक अदृश्य प्रकाश किरण पल भर में ध्रुव के सामने आ पहुंची। अगले ही पल वह ध्रुव की भौहों के बीच की जगह को भेदने वाली थी। दूसरी ओर ध्रुव का शरीर किसी अदृश्य बड़े हाथ से जबरदस्ती नियंत्रित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह जरा भी हिल नहीं पा रहा था। वह बस उस अदृश्य प्रकाश किरण को अपने ऊपर हमला करते हुए देख सकता था। धिक्कार है, इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती वश में करने के लिए अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल किया। 3रे ग्रेड का हकीम वाकई डरावना होता है। जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, ध्रुव ने अचानक एक जोरदार गर्जना की। उसकी भौहों के बीच मन की गहराइयों में एक विशाल और अनंत भयावह अंदरूनी शक्ति उस क्षण एक उफनती नदी की तरह उमड़ पड़ी। तुरंत ही वह तेजी से ध्रुव के सामने सघन हो गया। अदृश्य प्रकाश किरण के आने से पहले ही वह पूरी तरह से एक ठोस अंदरूनी शक्ति कवच में बदल गया, जिसने ध्रुव को अपने भीतर मजबूती से सुरक्षित रखा। गंजे बूढ़े ने जब यह दृश्य देखा तो उसके भयंकर चेहरे पर एक अवर्णनीय मुस्कान तैर गई। उसकी गहरी बूढ़ी आंखों में एक तेज चमक तुरंत चमक उठी। उसी समय ध्रुव के शरीर को नियंत्रित करने वाली अंदरूनी शक्ति अचानक बिखर गई। अदृश्य प्रकाश किरण जो ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ रही थी, अचानक ऊपर उठ गई। उससे एक और भी भयानक आभा फैल गई, टकराना।
एक हल्की सी धमाकेदार आवाज धीरे से निकली। ध्रुव का चेहरा अनायास ही थोड़ा पीला पड़ गया। उसका स्थिर शरीर भी अनायास ही आधा कदम पीछे हट गया। तुरंत ही ध्रुव के सामने खड़ी अंदरूनी शक्ति कवच से हल्की सी कर्कश ध्वनि निकली और वह एक धमाके के साथ टूट गई। तीसरे ग्रेड के हकीम की ताकत स्पष्ट थी। बदमाश, तुम में इस बूढ़े आदमी के हमले का डटकर सामना करने की हिम्मत है। तुम्हारा चरित्र बुरा नहीं है और तुम काफी निर्णायक हो। दुर्भाग्य से तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। ध्रुव के एक ही चाल में हार जाने के बाद गंजे बूढ़े ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जाहिर है वह ध्रुव की ताकत से संतुष्ट नहीं था। हालांकि ये शब्द ध्रुव के कानों में बेहद विडंबनापूर्ण लग रहे थे। आप एक बूढ़े आदमी हैं जो न जाने कितने सालों से जी रहे हैं। अगर आप किसी युवा पीढ़ी के सदस्य को धमकाते हैं तो ठीक है, लेकिन असल में आप उसे नीची नजर से देखते हैं। ध्रुव इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? बुजुर्ग सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अंदरूनी शक्ति के इस स्तर के साथ मुझे डर है कि बुजुर्ग पहले ही तीसरे ग्रेड के हकीम में प्रवेश कर चुका है। ध्रुव ने मन ही मन धीरे से खर्राटे लिए। गंजे बूढ़े को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह धीरे से हंसा। इस गंजे बूढ़े को ध्रुव की बातों का अंदाजा जरूर था। वह बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने गुलशन की ओर देखा और हंसा। बूढ़े गुलशन, ऐसा लगता है कि तुमने इस बूढ़े आदमी का जिक्र इस बदमाश से कभी नहीं किया। ही तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में हकीम कौशल में उसे धमका रहा है। जैसे ही गंजे बूढ़े ने ये शब्द कहे, न सिर्फ ध्रुव बल्कि हॉल में मौजूद सभी बुजुर्गों के चेहरों पर शक की लकीरें उभर आईं। सबने एक साथ बगल में खड़े गुलशन की तरफ देखा। यह देखकर गुलशन ने बेबसी से आह भरी। उसने गंजे बूढ़े की तरफ देखा और फिर ध्रुव की तरफ। फिर न जाने क्यों वह जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने मुंह खोला और कहा, यह 100 साल पहले हमारे हकीम एसोसिएशन के मुख्य हकीम हैं, बुजुर्ग अमरीश। उसके शब्द सुनकर गुलशन ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने अपनी नजर बड़ों की कतार की ओर घुमा ली। युवा पीढ़ी के एक नए सदस्य के रूप में यह स्वाभाविक था कि ध्रुव उसके बारे में नहीं जानता था। हालांकि इस समय हॉल में मौजूद सभी बुजुर्ग इस नाम से बेहद परिचित थे। यद्यपि वे व्यक्तिगत रूप से अमरीश से नहीं मिले थे, क्योंकि वे बुजुर्ग परिषद के नए सदस्य थे, फिर भी वे अमरीश नामक इस किंवदंती से स्पष्ट रूप से अवगत थे। 100 साल पहले अमरीश एक साधारण हकीम था। उसकी ताकत बस एक विद्वान रैंक की थी। बेशक अगर कोई सचमुच इसके बारे में बात करना चाहता था तो सिर्फ इसलिए कि वह प्रशिक्षण लेने में बहुत आलसी था। जहां तक उनके हकीम कौशल का सवाल है, हालांकि वे युवा पीढ़ी से थे, उस समय हकीमों में अमरीश की उपलब्धियां उन लोगों से कम नहीं थीं जिन्होंने लंबे समय तक गोलियों और उनके नुस्खों का अध्ययन किया था। उसकी उम्र 100 साल भी नहीं हुई थी, लेकिन उसका हकीम रैंक 9 पर पहुंच चुका था। युवा पीढ़ी में उसका दबदबा था। उसकी भयावह प्रतिभा ने हकीम एसोसिएशन के उच्च अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि अमरीश की प्रतिभा कितनी भयावह थी। दुर्भाग्य से अमरीश, जो हमेशा से बाहरी दुनिया के लिए तरसता रहा था, अपनी ताकत एक सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंचने के बाद भी प्रशिक्षण नहीं ले पाया। उसकी गोलियां बनाने की कला भी रैंक 9 हाई ग्रेड के हकीम के स्तर पर ही अटकी रही और लंबे समय के बाद भी उसमें सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह प्रशिक्षण लेने में बहुत आलसी थे। इस वजह से उस समय कई लोग बेहद असहाय महसूस कर रहे थे। उस समय गुलशन और चंद्रू की ताकत पहले ही 5 सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। यही एक वजह थी कि गुलशन हकीम एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष बन पाए। लेकिन ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जिंदगी और मौत किस्मत से तय होती थी।
दौलत और इज्जत आसमान से तय होती थी। इस दुनिया में ये सब बस नाम के लिए ही थे। अम्बरीश की भयावह प्रतिभा उसके पीछे खड़े लोगों के लिए खतरा बन ही जाती थी। उसके सबसे करीबी लोगों को उसके दुश्मनों ने इसी वजह से नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद से अम्बरीश रातों-रात एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया। उसकी अद्भुत ट्रेनिंग प्रतिभा आखिरकार सामने आने लगी। महज कुछ ही सालों में उसकी ताकत आसमान छू गई और वह 6 सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच गया। उस समय गुलशन और चंद्रू अभी अभी ही आगे बढ़े थे। बेशक अपनी ताकत के साथ साथ उसकी गोलियां बनाने की कला भी पूर्णता की ओर पहुंच गई थी। कुछ ही वर्षों में वह एक हाई रैंक के हकीम के स्तर तक पहुंच गया था। इसके अलावा अगले कुछ वर्षों में वह अकल्पनीय रूप से भयावह गति से सेकंड ग्रेड के हकीम के स्तर तक पहुंच गया था। इस समय उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसके दुश्मनों का कत्लेआम पहले ही हो चुका था। 100 साल पहले अम्बरीश ने हकीम एसोसिएशन के मुख्य हकीम के पद से इस्तीफा दे दिया था और हकीम एसोसिएशन छोड़ दिया था। 1 महीने बाद आस पास के कुछ बड़े शहरों से खबर फैल चुकी थी। उस समय तक अम्बरीश 3rd ग्रेड का हकीम बन चुका था। इतनी भयावह गति का प्रशिक्षण लेने में उसे असल में सिर्फ 2 दशक लगे थे। जब से वह गया था, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से उसके बारे में कोई खबर नहीं आई थी। हो सकता है कि पिछले 100 सालों में वह बस किसी दर्शनीय स्थल की सैर पर निकला हो। ध्रुव को धमकाते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ऐसे शब्द कह सके। ये शब्द कहने के बाद अम्बरीश ने ठंडेपन से ध्रुव की तरफ देखा। उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। चूंकि ऐसा है तो हम अपनी ताकत की तुलना क्यों नहीं करते, चाहे जो भी कहें। ध्रुव आज उस व्यक्ति से सचमुच भिड़ गया था जिसने अतीत में स्वर्ग को चुनौती दी थी। अम्बरीश के पास अपनी भयानक ट्रेनिंग गति थी, लेकिन ध्रुव ने अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन मरण के संघर्षों पर भी भरोसा किया था। अगर अम्बरीश ने उसे ठंडी हंसी में अस्वीकार कर दिया तो क्या यह उसे कुछ ज्यादा ही नीचा नहीं दिखाएगा? ध्रुव के शब्द अभी सुनाई ही दिए थे कि उसने अम्बरीश की कुछ हैरान निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना हाथ हवा में भींच लिया और उसकी हथेली से एक भयावह खिंचाव फैला, जिससे हॉल में अकारण ही ठंडी हवा का झोंका आ गया। ओ, क्या टी अपनी उस तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं जो तुम्हें अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ने की अनुमति देती है? हालांकि तुमको क्या लगता है कि मेरे सामने इसका उपयोग करने के कितने मौके मिलेंगे? तुम्हारी उस तकनीक का उपयोग करने के लिए काफी लंबा समय चाहिए। अम्बरीश ने ध्रुव की हरकत पर बस हल्के से हंस दिया। उसका शरीर एक पल में चमक कर ध्रुव के सामने आ गया। उसका हाथ आगे बढ़ा और ध्रुव के हाथ पर जोर से टकराना। अम्बरीश के चेहरे के भाव अचानक एक धमाके के साथ स्पष्ट हो गए। उसकी आंखों में कुछ चौंकनी थी जब उसने ध्रुव को देखा, जो धीरे धीरे उसके सामने से ओझल हो रहा था। उसकी आंखों में बार बार एक हैरान करने वाला भाव कौंध रहा था। ध्रुव, जो जीवित प्रतीत हो रहा था और उसके सामने चल रहा था, वास्तव में वह सिर्फ एक परछाई था। अगले ही पल अम्बरीश के पीछे का स्थान अचानक विकृत हो गया। अम्बरीश के पीछे एक ऐसा छेद दिखाई दिया जिसमें मुश्किल से एक व्यक्ति समा सकता था। उसी समय ध्रुव का शरीर भी अम्बरीश के पीछे प्रकट हुआ। एक सफेद हाथ ने भी अम्बरीश की पीठ को धीरे से दबाया। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और अम्बरीश का शरीर ध्रुव की हथेली से उड़ गया। उसके सामने रखी चाय की मेज तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। इस क्षण महान हॉल में हर कोई तुरंत चुप हो गया। हॉल में मौजूद हर कोई यह सब देखकर चौंक गया। अम्बरीश, जो अभी कुछ देर पहले तक भी दबंगई दिखा रहा था, उसे ध्रुव ने एक ही हथेली के वार से उड़ा दिया। एक प्रतिष्ठित उन्नत 7 सितारा शक्तिदेव योद्धा एक 3 सितारा शक्तिदेव के एक ही हथेली के प्रहार से उड़ गया। अगर यह खबर फैल जाती
तो अम्बरीश की एक उच्च कोटि के शक्तिदेव के रूप में प्रतिष्ठा शायद मजाक बनकर रह जाती। हालांकि जब हॉल में मौजूद बाकी लोग अभी भी ध्रुव के हथेली के वार से स्तब्ध थे, अम्बरीश ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी गहरी आंखें ध्रुव को गौर से देख रही थीं। उसकी आंखों में गहरा सदमा अवर्णनीय था। हालांकि अम्बरीश की ताकत सिर्फ 7 सितारा शक्तिदेव जितनी ही थी, लेकिन उसकी हकीम कुशलता पहले ही तीसरे ग्रेड पर पहुंच चुकी थी। जिस स्तर के संपर्क में वह आया था, वह एक सच्चे कुलीन मूल परिवर्तन रैंक जैसा था। इसलिए वह कुछ ऐसी बातों से साफ वाकिफ था जो एक आम इंसान नहीं जानता। जब ध्रुव की परछाई गायब हो गई, तो अम्बरीश ने साफ महसूस किया कि उसके पीछे के स्थान में एक अदृश्य शक्ति तेजी से इकट्ठा हो रही थी। यही वह शक्ति थी जिसने ध्रुव को चुपचाप उसके पीछे प्रकट होने दिया। उसके ज्ञान के अनुसार वह रहस्यमय शक्ति आयामी शक्ति का अत्यंत शुद्ध रूप थी। जब उसने इस क्षण को देखा, तो उसने पाया कि अम्बरीश की भयावह अंदरूनी शक्ति के घेरे में मंद आयामी शक्ति की एक परत ध्रुव के शरीर को घेरे हुए थी और उसके भीतर उसकी रक्षा कर रही थी। इस स्थान के भीतर की प्राकृतिक शक्ति भी धीरे धीरे निगली जा रही थी। जैसे जैसे ध्रुव द्वारा धीरे धीरे निगला जा रहा था, उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हालांकि यह धीमी गति से हो रहा था, अम्बरीश ने पाया कि जिस समय ध्रुव की ताकत बढ़ रही थी, उसी समय ध्रुव की रक्षा करने वाली आयामी शक्ति भी बेहद धीमी गति से बढ़ रही थी। संभावना थी कि यह आयामी शक्ति भविष्य में ध्रुव के लिए एक बड़ी मददगार साबित होगी। हालांकि इसकी तुलना में अम्बरीश के हाव भाव में सबसे ज्यादा बदलाव का कारण था आयामी शक्ति पर ध्रुव का काबू। इस तरह का काबू पूरी तरह से बाहरी नियंत्रण पर आधारित नहीं था, बल्कि यह अंदर से बाहर तक का एक संपूर्ण नियंत्रण था। हालांकि ध्रुव की वर्तमान शक्ति अपर्याप्त थी और उसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल था, लेकिन अगर वह युद्ध में इस अप्रत्याशित चाल का इस्तेमाल कर पाता, तो यह पूरी युद्ध स्थिति को पलटने की कुंजी बन सकता था। यह आयामी शक्ति वास्तव में पहले ही उसके शरीर में विलीन हो चुकी है। फिर सुरक्षा कवच की यह परत जो उसने उत्सर्जित की, क्या इसका मतलब यह नहीं है? क्या यह हो सकता है कि उसने पहले ही समझ लिया है? चाहे वह कोई भी हो, शून्य आयाम दुनिया की सबसे भयानक शक्तियों में से एक थी। यह दुनिया की असली शक्ति थी। यदि एक साधारण शक्तिदेव अपने उपयोग के लिए दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, तो एक योद्धा जिसने शून्य आयाम को समझ लिया है, उसे दुनिया का शासक कहा जा सकता है। शून्य के आयामों को समझने वाले सभी योद्धा एक ही विचार से आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थे। जब तक वे इसके बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आकाश और पृथ्वी चाहे जो भी हों, सब कुछ एक ही विचार से नष्ट हो जाएगा और अराजक शून्यता में बदल जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि महान आयामी शक्ति कितनी भयानक थी। उस समय दुनिया भी व्यक्ति के नियंत्रण में होगी और वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकेगा। तभी उसे दुनिया का सच्चा चमत्कार कहा जा सकेगा। बेशक, चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया में सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। दुनिया को नष्ट करना असंभव नहीं था। अगर किसी के पास पर्याप्त ताकत हो, दुनिया की शक्ति की तो बात ही छोड़िए, तो स्वर्ग की शक्ति भी उसका सामना कर सकती थी। अम्बरीश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी गहरी निगाहें भयंकर और रौबदार थीं, जिससे दूसरों के दिलों में डर पैदा हो गया। हालांकि इस समय उसकी नजर ध्रुव पर ऐसे टिकी थी, मानो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पूरी तरह से देख लेना चाहता हो। हालांकि अंत में वह उसे देख नहीं पाया। बच्चे, तुम में कुछ क्षमता है, तुम मुश्किल से पास हो पाओगे, लेकिन याद रखना कि मेरा हकीम एसोसिएशन औसत दर्जे के लोगों को स्वीकार नहीं करता। अगर तुम इस हकीम मुलाकात में हार गए, तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव के बेबाक बचाव से अम्बरीश मन ही मन असहाय महसूस करने लगा। उसने अपने होंठ सिकोड़े, एक पल सोचा, फिर धीरे से खर्राटे लिए और अडिग होकर बोला,
दूसरी ओर यह सुनकर ध्रुव धीरे से हंसा। उसने भी अपने होंठ सिकोड़े और फिर आंखें उठाकर अम्बरीश की ओर देखा और मुस्कुराया। अगर आप औसत दर्जे के लोगों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर आपने राजन जैसे धोखेबाज और चालक व्यक्ति को क्यों स्वीकार किया? क्या आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? खांसी चाय जो उसने अभी तक घटकी भी नहीं थी, तुरंत थूक दी गई। अम्बरीश के हाथ में पकड़ा चमकदार जेड का प्याला भी उसके दिल की उत्तेजना से फट गया। जाहिर है वह ध्रुव की बातों से बहुत उत्तेजित था। उधर गुलशन का बूढ़ा चेहरा ध्रुव की बातों से तुरंत लाल हो गया। अगर कोई गुलशन से इस बारे में बात करना चाहता तो उसे ही दोषी ठहराया जा सकता था। किसने उसे बिना जांच पड़ताल किए राजन को मुख्य हकीम का पद देने के लिए कहा था? खांसी, ठीक है, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। आज भाई ध्रुव नए मुख्य हकीम हैं। वह थके हुए होंगे। अभी भी सबके अपने अपने काम हैं। चलो चलते हैं। अंततः इस थोड़े अजीब गतिरोध को गुलशन ने तोड़ा। गुलशन वाकई अध्यक्ष पद के योग्य थे। एक ही वाक्य में उपस्थित सभी वरिष्ठजन एक एक करके पीछे हट गए, जिसके बाद गुलशन ने अपनी नजर ध्रुव की ओर घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग ध्रुव, आपने भी आज काफी काम किया है। पहले की थकान के अलावा मुमकिन है कि आप थोड़े थके हुए भी हों। हम तीनों के लिए एक साथ इकट्ठा होना भी आसान नहीं है। गुलशन के शब्द सुनाई देने से पहले ही ध्रुव को अंदर का अर्थ साफ समझ आ गया। वह मुस्कुराया। ध्रुव के चेहरे पर अनायास ही थकान के भाव उभर आए। उसके बाद उसने कुछ और नहीं कहा। उसका शरीर हिल गया और वह हकीम एसोसिएशन से बाहर निकल गया। हालांकि वह सराय की ओर नहीं गया। इसके बजाय वह प्राचीन नील शहर के पश्चिम की ओर उड़ गया। जिस समय ध्रुव ने हकीम एसोसिएशन को छोड़ा, उसी समय एक मानव आकृति, जिसका पूरा शरीर एक बड़े काले वस्त्र में लिपटा हुआ था, एक निश्चित मंडप पर ठंडी हंसी उड़ाते हुए तेजी से उसके पीछे चली गई। एक क्षण बाद ध्रुव की आकृति धीरे धीरे एक जीर्ण शीर्ण घर के सामने आ पहुंची। इस क्षण उसके पहले से ठंडे चेहरे पर अनायास ही एक सम्मानपूर्ण भाव उभर आया। यह जगह आश्चर्यजनक रूप से वही जगह थी जहां बूढ़ा लुहार एकांत में रहता था। हमेशा की तरह यह जगह अतुलनीय रूप से शांत थी। यदि ऐसा इसलिए नहीं था कि बूढ़े लुहार ने उस समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया था, तो यह संभावना थी कि लोग बूढ़े लुहार की मदद मांग रहे होंगे, भले ही आधी रात हो चुकी थी। इस समय ध्रुव का दिल काफी उत्साहित था। हालांकि उसके शरीर से गुजर रही कमजोरी की लहरों ने उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस कराया था, लेकिन जिस एक महीने का उसने अपने दिल में बेसब्री से इंतजार किया था, वह आखिरकार बीत गया। गंभीर रूप से घायल काली तलवार आखिरकार आज फिर से दिन का उजाला देख सकेगी। ध्रुव ने अपने दिल में उमड़ते उत्साह को बलपूर्वक दबा लिया। वह धीरे धीरे छोटे से आंगन के सामने पहुंचा और एक बार फिर उस दरवाजे की ओर देखा जिसने एक महीने पहले उसे उम्मीद दी थी। वह अनायास ही मुस्कुराया और दरवाजे से बाहर निकल गया। छोटे से आंगन में प्रवेश करने के बाद भी सब कुछ वैसा ही था जैसा एक महीने पहले था। वह विशाल गड्ढा जो उस समय 8 सितारा विद्वान ने तोड़ दिया था, पूरी तरह से गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह घटना कभी घटी ही न हो। ध्रुव इस सब के सामने अविचलित रहा। बूढ़े लुहार की ताकत ने घोरस को भी अतुलनीय रूप से गंभीर महसूस कराया। यह छोटी सी चाल आश्चर्यजनक नहीं थी। जब किसी की साधना एक सच्चे योद्धा के स्तर तक पहुंच जाती है, तभी उसे समझ आता है कि यह संसार तो बस जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। दुनिया की हर चीज वैसी ही है। बहुत सी चीजें जो आम लोगों की नजर में बेजोड़ खजाने जैसी मानी जाती हैं, आसानी से उनके हाथ लग जाती हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि ध्रुव जिस वर्तमान स्तर पर पहुंचा था, वह महज इतना था
बूढ़ा लुहार अभी भी हथियार शोधन के रास्ते पर इसलिए चल रहा था क्योंकि उसे केवल अपनी निजी रुचि थी। अन्यथा अपनी ताकत को देखते हुए यह संभव था कि वह दुनिया की अधिकांश शोधन सामग्री आसानी से प्राप्त कर लेता। ध्रुव छोटे से आंगन में आदरपूर्वक खड़ा हुआ। तुरंत भीतरी आंगन की ओर देखकर कहा, बूढ़े लुहार, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। बूढ़े लुहार, यह छोटा ध्रुव इस अपनी काली तलवार वापस लेने आया है। उसकी आवाज तो सुनाई दी, लेकिन बूढ़े लुहार की आवाज भीतरी आंगन से नहीं आई। इससे ध्रुव की भौहें अनायास ही तन गईं। उसका मन थोड़ा चिंतित होने लगा। हालांकि जैसे ही वह भौहें चढ़ा रहा था, आंगन से एक अधीर वृद्ध आवाज नरम और सौम्य तरीके से निकली। तुम आ गए? यह अच्छी बात है। इतनी औपचारिकताओं की क्या जरूरत है? अंदर आ जाओ। ये शब्द सुनकर ध्रुव अनायास ही मन बुदबुदाया। इस प्राचीन नील शहर में ऐसा कौन था जो बूढ़े लुहार के गुस्से से वाकिफ न हो? उसकी अनुमति के बिना वे 8 सितारा शक्तिदेव भी, जो आमतौर पर ऊंचे और शक्तिशाली होते थे, उसके इस भीतरी आंगन में कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। ध्रुव, जो सिर्फ 3 सितारा शक्तिदेव था, इस भीतरी आंगन में यूं ही घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता था? हालांकि ध्रुव अपने दिल में थोड़ी चिंता महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन उसके दिल की चिंता कम से कम बेवजह तो थी ही। इस तरह ध्रुव को राहत मिली। इसके अलावा वह इस प्राचीन नील शहर की एकमात्र ऐसी जगह में कदम रख पाया जहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ध्रुव अपने दिल में थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। ध्रुव भीतरी आंगन में दाखिल हुआ। दरअसल सामने वाले आंगन की तुलना में यह जगह मानव जगत का शिखर थी। अगल बगल स्थित दोनों आंगन 2 अलग अलग दुनियाएं कही जा सकती थीं। हालांकि यह सच था। जैसे ही उसने इस भीतरी आंगन में कदम रखा, ध्रुव को एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ जो उसके शरीर से होकर गुजरी। उस भयावह शक्ति के प्रभाव में ध्रुव के सारे राज तुरंत उजागर हो गए। जब वह शक्ति ध्रुव के शरीर से होकर गुजरी, तो ध्रुव का दिल भी तुरंत उसके गले तक पहुंच गया। उसे साफ साफ एहसास हो रहा था कि इस बार की जांच कोई साधारण आभामंडल की जांच नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे परत दर परत उधेड़ा जा रहा हो, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी सामने वाले की नजरों के सामने पूरी तरह से खुल गई थीं। सौभाग्य से बस इतना ही था। घोरस, जिसे एक प्राचीन पुरावशेष भी कहा जा सकता है, कि शरीर में होने के कारण भले ही बूढ़ा लुहार अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो, उसके लिए घोरस की सुरक्षात्मक आभा को भेद पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ध्रुव के दिल में राहत की तुलना में भीतरी आंगन के भीतर एक छोटे से लकड़ी के घर के सामने बूढ़े लुहार की धीरे से बंद आंखें अचानक इस समय खुल गईं। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी पिछली जांच के दौरान कुछ भी पता लगाने में असमर्थ क्यों था, लेकिन इस बात ने यह भी साबित कर दिया कि ध्रुव के रहस्य की पूरी तरह से जांच उसके द्वारा पहले ही कर ली गई थी। हालांकि इस समय उसका ध्यान इस मामले पर नहीं, बल्कि उस रहस्य पर था जो ध्रुव ने अपने शरीर में गहराई से दबा रखा था। उस क्षण पहले उसने साफ देखा था कि ध्रुव के शरीर की सभी हड्डियां बैंगनी सुनहरे रंग की थीं। इसके अलावा बैंगनी सुनहरे प्रकाश में ध्रुव के शरीर की हड्डियों पर कुछ रहस्यमयी रेखाएं धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। इन रहस्यमयी रेखाओं ने ध्रुव की सभी हड्डियों को आपस में जोड़ दिया था। इस बात से ऐसा महसूस हुआ कि ये हड्डियां अतुलनीय रूप से रहस्यमय थीं। यही वह बात थी जिससे बूढ़े सांपर, जिससे बूढ़े लुहार को सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। हर कोई जानता था कि एक सफल साधक के शरीर की हड्डियों में परिवर्तन होता है। यह बिल्कुल उस विद्वान के हाथ की तरह था जो ध्रुव ने उस समय प्राप्त की थी जब वह प्राचीन विद्वान के खजाने में गया था।
यह बिल्कुल स्पष्ट था। इस बिंदु का निर्माण एक साधक के शरीर की सभी अशुद्धियों को दूर करने जैसा था। यह सार को बाहर निकालता और अशुद्धियों को दूर करता। एक साधारण शक्तिदेव के लिए तो यह बात और भी अधिक सत्य थी। हालांकि आज ध्रुव की हड्डियां एक आम इंसान की हड्डियों से अलग थीं। हालांकि वे वैसी ही चमकदार और क्रिस्टल जैसी साफ दिख रही थीं, लेकिन यह अजीब बैंगनी सुनहरी रोशनी कुछ ऐसी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक साधारण व्यक्ति जितना ज्यादा प्रशिक्षण लेता है, उतना ही ज्यादा चमकदार बनता जाता है। ध्रुव के मामले में ऐसा क्यों हुआ? हालांकि बूढ़े लुहार की सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल के बाद उसने अंततः देखा कि ध्रुव की हड्डियों पर रहस्यमय रेखाएं धुंधली सी जुड़कर एक चित्र बना रही थीं। चित्र पर उस चीज को देखकर बूढ़े लुहार का मूल रूप से अनिश्चित चेहरा इस क्षण पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। जो चित्र जोड़ा गया था वह वास्तव में एक असली बैंगनी सुनहरा दिव्य गरुड़ था। बूढ़ा लुहार उसे देख रहा था। तभी तस्वीर पर मौजूद बैंगनी सुनहरे रंग के दिव्य गरुड़ ने भी बूढ़े लुहार की नजर को भांप लिया। वह तस्वीर जो पहले एक मृत वस्तु लग रही थी, उसी क्षण अचानक वहीं हिलने लगी। उसने अपना बड़ा मुंह फैलाया और बूढ़े लुहार की ओर एक बेआवाज गरुड़ जैसी चीख लगाई। हालांकि गरुड़ की चीख दूसरों के कानों में नहीं पड़ी, लेकिन बूढ़ा लुहार उसे साफ सुन सकता था। तुरंत ही बूढ़ा लुहार का मन, जो ध्रुव को घेरे हुए था, मानो अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया हो, और वह तुरंत पीछे हट गया। जिस समय वह रहस्यमयी शक्ति क्षण भर में लुप्त हो गई, उसी समय ध्रुव भी भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका था। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि भीतरी आंगन के भीतर गहरे बैठे सच्चे परम योद्धा के हाथों से इस समय खून के निशान रिस रहे थे। उसका पहले जैसा लाल चेहरा भी उसी क्षण पीला पड़ गया था। हालांकि जैसे ही वह ध्वनिहीन ड्रैगन दहाड़ निकली, हजारों किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी विशाल हॉल में बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति को मानो कुछ आभास हो गया। उसने अचानक अपनी दोनों आंखें खोल दीं। जीवन के उतार चढ़ाव से भरी बूढ़ी आंखों में भी इस पल एक गहरा आश्चर्य था। उसने तुरंत दुनिया की सीमा, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की ओर देखा। लगता है वो जगह दुनिया का दक्षिण पश्चिमी इलाका है। हालांकि अभी जो गरुड़ की चींख सुनाई दी, क्या वो आवाज? ऐसा तो नहीं लग रहा। पर उफ, छोड़ो भी। चूंकि तुम्हें पहले ही इसका आभास हो गया है, तो मेरा कबीला भी उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजेगा। उसकी आवाज के बाद इस बूढ़े आदमी की आकृति भी धीरे धीरे इस बड़े हॉल से गायब हो गई। इसी प्रकार अन्य दो रहस्यमय स्थानों में दो बूढ़े व्यक्ति, जो हजारों किलोमीटर दूर थे, भी अजीब निगाहों से उस दिशा में देख रहे थे जहां ध्रुव वर्तमान में स्थित था। गरुड़ की चींख सुनकर उसके चेहरे के भाव अनायास ही थोड़े बदसूरत हो गए। हालांकि अंत में उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया और अपने मन में चल रहे विचार को छोड़ दिया। जहां तक बाद वाले की बात है, तो एक पल भौहें चढ़ाने और सोचने के बाद आखिरकार उसने अपना सिर हिला दिया। पलक झपकते ही वह अपनी जगह से गायब हो गया। हालांकि यह अंत नहीं था। इस गरुड़ की चींख के निकलने के काफी समय बाद एक रहस्यमय बैंगनी सुनहरे क्षेत्र में एक सौम्य और सुंदर आकृति खाली स्थान में पालथी मारकर बैठी थी, जो कि और भी दूर था और जो पहले से ही दुनिया की सीमाओं को पार कर चुका था। उसके चारों ओर बैंगनी सुनहरे गरुड़ आभा के टुकड़े भी एक वास्तविक गरुड़ में परिवर्तित हो गए। जैसे ही वह सांस लेती और छोड़ती, इस महिला के शरीर में उमड़ पड़ते। महिला ने बैंगनी सुनहरे रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे। उन पर दाने के आकार के बैंगनी सुनहरे गरुड़ के शल्क भी थे, जो उसके पूरे शरीर को इन शल्कों से बचा रहे थे। ये गरुड़ के शल्क भले ही साधारण लग रहे थे, लेकिन इनमें एक बेहद रहस्यमयी और विशाल शक्ति छिपी थी। यही वह शक्ति थी जिसने उस स्त्री की पूरी तरह रक्षा की। तो दोस्तों,
यह था ध्रुव रिटर्न का आज का एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल स्टोरी वोकल पर। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। वहां आपको खास अपडेट्स और अगली कहानियों की झलकियां सबसे पहले मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके बताइए कि आज के पार्ट का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।